हेलो बच्चों, मैं शबनम इस साइंस जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रिवीजन फॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक क्लियर करके करेंगे एक वन शॉर्ट वीडियो में। ओके, तो कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके हर चीज़ आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर भी हो और अच्छे से आपकी रिवीजन भी हो जाए, और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं तो चांसेस रहते हैं कि वो पेपर में आते ही आते हैं इस चैप्टर में। सो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो विल डू इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन की बात करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि कार्बन की ही बात कर रहे हैं तो कार्बन अपने आप में एक बहुत अच्छा एलिमेंट है जो कि हर किसी के साथ घुल मिल जाता है, आप ये कह सकते हो। तो कार्बन में अगर मैं सबसे पहले टॉपिक उठाऊं तो सबसे पहले कार्बन और कंपाउंड में हमारे पास रहेगा कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कोवलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है, क्यों, किस लिए, कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो इस सब में कोवलेंट बॉन्डिंग से सबसे पहले हम कार्बन की वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में सबसे पहले कार्बन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस हो जाएं। सो कार्बन में अगर मैं कहूँ कि कार्बन कितना एटॉमिक नंबर देता है हमें, इट इज़ 6 एटॉमिक नंबर है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इनको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन की, KLMH शेल में नॉर्मली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 2 8 8 2। तो कार्बन के हिसाब से अगर इन्हें पुट किया जाए तो ये कार्बन के कितने पुट करेंगे हम, 2 6 पूरे करने हैं, 2 हो गया के शेल में कंप्लीटेड एंड इट विल बी 4। अब दैट मीन्स कि कार्बन में आप 9th क्लास में ऑलरेडी जैसे कि पढ़ चुके हो कि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि KLMN शेल में लास्ट शेल कार्बन का बन रहा है L। ठीक है, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए विच इज़ 4, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। यही अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, वैलेंसी क्या है कार्बन की, वैलेंसी रहती है कि नॉर्मली शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8, बट हमारे पास कितने हैं 4। इसको कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए 4, तो वैलेंसी भी कितनी है 4। इस वजह से कार्बन को टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहा जाता है। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब ही होता है हमारे पास कि नंबर 4 डिस्क्लोज करता हूँ। टेट्रा मीन्स नंबर 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, दैट्स वाई कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ओके, दूसरी चीज, अब कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग को मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए डिफाइन कर देती हूँ। कोवलेंट बॉन्डिंग है हमारे पास अ कंपाउंड इज formed by sharing of electrons between 2 atoms। 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअल शेयरिंग आप कह सकते हो। शेयरिंग कैसी, म्यूचुअल शेयरिंग कि एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे, ये म्यूचुअल शेयरिंग है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हल्का एग्जांपल दे रही हूँ। लाइक 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को क्लास में पूरी ज्योमेट्री के साथ आना था। ठीक है, तो पूरी ज्योमेट्री है दोनों बच्चों के पास, बट एक के पास इरेजर नहीं है और दूसरे के पास पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, जब भी उनको यूज़ करना हो, दोनों एक साथ बैठे हैं, तो जब इरेजर वाले को ज़रूरत होगी तो इरेजर वाले से वो इरेजर ले लेगा, तो जिसके पास पेंसिल नहीं है जब उसको पेंसिल की ज़रूरत होगी तो पेंसिल वाले से वो पेंसिल ले लेगा। तो ये होती है म्यूचुअल शेयरिंग कि दोनों ने एट ए टाइम पे जब जब ज़रूरत थी तो तब अपनी दूसरे फ्रेंड से या साथ वाले क्लास फेलो से उसने मदद ली, ये म्यूचुअल शेयरिंग है। तो कार्बन भी यही काम करता है। कार्बन कहता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, अब उसको क्या करना होता है,
कार्बन को क्या, हर एलिमेंट को, जितने भी तुम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हो, हर एलिमेंट को होता है कि उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट के अंदर पूरे करते हुए, ठीक है। ऑक्टेट क्या है कि L में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या कहेगा वो, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, मीन्स लूज कर दे अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर किसी दूसरे एलिमेंट से वो 4 इलेक्ट्रॉन और ले, मतलब गेन कर ले। दोनों कंडीशन है इसके पास। तो कार्बन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो इसी वजह से कार्बन को और क्या बोला जाता है, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल एलिमेंट, वर्सेटाइल नेचर दिखाता है, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर मतलब कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, ले भी सकता है। उसको सिंपल क्या करना है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले। तो दोनों में 4 नंबर हैं, तो 4 ही नंबर उसको चाहिए भी, 4 ही नंबर लूज करके। अगर वो 4 नंबर ले रहा है तो एल शेल कंप्लीट करेगा, अगर वो 4 नंबर लूज कर रहा है तो वो के शेल कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्डिंग समझते हैं ध्यान से। कोवलेंट बॉन्डिंग में कार्बन की अगर मैं बात करूँ या किसी भी और एलिमेंट की, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग में मान लो कोई 2 एलिमेंट हैं, उनको अपने अपने बॉन्ड में कमी लग रही है, किसी के पास एक्स्ट्रा है किसी के पास कम है, तो एक्स्ट्रा वाले को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है और जो उसमें कम है उसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो दोनों को ही अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है, सो दे विल मेक श्योर कि हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तेरे में कमी है तो मैं तुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, और मेरे पास ज़्यादा है तो मैं भी सेव हो जाऊंगा और तू भी सेव हो जाएगा, ठीक है। दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग। तो इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इसी दौरान कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए एक हल्का सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। सपोज मैंने आपके पास एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन नंबर इज 17। अब इसको अगर मैं KLMN शेल में पुट करूँ, क्लोरीन को KLMN, K में 2, L में 8, M में 7, 2 8 10 + 7, ठीक है। तो ये हो गए। तो इनको अगर मैंने कंप्लीट करना है तो मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब इस एक और इलेक्ट्रॉन को कैसे पूरा करें भाई, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो मैंने दूसरा एक और एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे मैं ले रही हूँ यहाँ पे सोडियम। सोडियम नंबर होता है 11, दैट इज Na। तो Na को अगर मैं कंप्लीट करूँ KLMN में, K में 2 और L में 8, M में 1। अब इसमें 1 एक्स्ट्रा है। अब देखो M यहाँ पे अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, मतलब ना सोडियम ऑक्टेट पूरा कैसे करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पॉजिटिव लिखा है, 1 पॉजिटिव लिखा है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है। वो कहेगा 7 इलेक्ट्रॉन तो मेरे को नहीं देगा, तो इससे अच्छा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दूँ, ठीक है। अब क्लोरीन है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन देने से तो रहा, ये कहेगा कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसी से ले लेता हूँ, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस। तो क्लोरीन में माइनस साइन, सोडियम में पॉजिटिव साइन। सोडियम के पास एक्स्ट्रा है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसी बीच अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के पास, अब इनका मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे कि सोडियम यहाँ पे है मेरे पास, सोडियम, इसके पास क्या था, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इनके वैलेंस शेल में देखना है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सोडियम में कितने आ रहे थे, 1, ठीक है। तो क्लोरीन में ऐसे ही लिखेंगे, तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे हमारे पास, दैट इज 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में आ रहे हैं, तो ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन डिस्क्लोज कर दिए, ठीक है। सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से, ठीक है, सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को डॉट से, और इसको मैं किससे डिस्क्लोज कर रही हूँ, स्टार से डिस्क्लोज कर रही हूँ क्लोरीन वाले को। तो इसने क्या किया, इस टाइम पे सोडियम के पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन पे इस टाइम पे कितने हैं, 2 8 और 7, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर सोडियम कह रहा है मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे ही देता हूँ, तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया, ठीक है। तो अब सोडियम के पास क्या बन जाएगा, ये रह जाएगा 2 और 8, कंप्लीट हो गया।
और ये Cl के पास कितना हो जाएगा, Cl के पास अपने पूरे ऑक्टेट जो हैं वो कंप्लीट करके वो कवर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, कैसे, 288 के साथ। दोनों ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसमें भी 8 पूरे, इसमें भी 8 पूरे। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये था एक कंपाउंड बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसी के बीच अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि सिंगल एलिमेंट की, सपोज क्लोरीन ही ले लेते हैं, क्लोरीन का एलिमेंट या किसी और की बात करते हैं। सपोज मैंने ले लिया फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन ऑब्वियस है, गैस है, तो O2 एलिमेंट बनाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, O एलिमेंट में ही बात करूं, ऑक्सीजन होता है नंबर 8, KLMN में उसने वैल्यू पुट करी, KLMN कितने देगा वो, 2 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6, तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, फॉर्मेशन जब भी आप किसी सिंगल एलिमेंट पे बात कर रहे हो तो उनकी फॉर्मेशन मॉलिक्यूल में बताओगे। मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ 2 एटम लेने हैं आपको हमेशा। ठीक है, तो एक और ऑक्सीजन लूँ, ये कितना ले रहा है, ये भी आपके पास कितने है, उसमें आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स में, दोनों के पास 6 है। तो ये क्या करेगा, अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर करेगा। शेयर इन द सेंस कि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में ये एक्सचेंज करेंगे, दोनों ऑक्सीजन किसी से, कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए इसने, ऑक्सीजन ने, और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने इसको दे दिए। तो इस तरह से इसके पास भी टोटल कितने हो गए, 288, और इसके पास भी टोटल कितने हो गए, 288। अब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं दोनों आपस में, इसने इसको दिए, इसने इसको दिए। ठीक है, तो ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि मैं कह लूँ कि ये आपके पास बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, दैट इज O2, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन उसने आपस में एक्सचेंज कर लिए, तो सेम इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग, म्यूचुअल शेयरिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग अगर मैं क्वेश्चन पे बात करूं, MCQ फॉर्म में जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि आपको स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, फॉर्मेशन में आपके पास आ जाएगा सोडियम का, ठीक है, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं बेसिकली, और कई बार हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल ही यूज करोगे आपके लिए। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मेशन आ गई, और ये आपके पास क्या है, ये कंपाउंड के लिए। चाहे कंपाउंड बना रहा है चाहे मॉलिक्यूल बना रहा है, दोनों केस में यू विल मेक श्योर कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है आपस में इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये बताता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो आगे चलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग हो गया और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना दिया, तो ये थे आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अलावा और चीज अगर बात करें, मैंने आपको बताया कि कार्बन का नंबर कितना है, 6, तो कार्बन नंबर 6 है, तो दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर है ये। ठीक है, इट इज एटॉमिक नंबर। तो ये अगर ये एटॉमिक नंबर है, तो इसी तरह कार्बन जो है क्या कर रहा है, उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो आपस में इक्वल होते हैं, वो कितने हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, और 6 ही क्या है, प्रोटॉन है, विच गिव्स 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक चीज यहाँ पे, कार्बन को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो क्या करता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं कार्बन में, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वो क्या करेगा, लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाने में आसानी होती है। ठीक है, इट कैन लूज द 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन ऑल्सो गेन द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो वर्सेटाइल नेचर देता है आपको। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की, वो मैं शेयर कर लेती हूँ। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें
तो इस प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा कोवलेंट बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस कर रही हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग क्या कहेंगे यहाँ पे कि जनरली सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गेन नहीं करते बहुत जल्दी, दीज आर इंसुलेटर्स, बेसिकली बैड कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करते हैं ये एटम्स, इनके बीच कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग के बीच कोई चार्ज ही नहीं रहता। दोनों के ऑक्टेट जब पूरे हो गए फिर कहाँ से चार्ज रहेगा? सो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता, नो चार्ज बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच इनके कोई चार्ज नहीं होता। तो एब्सेंस ऑफ आयंस, जहाँ आयंस ही नहीं है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आयंस फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा आप कह सकते हो इसमें नो आयंस फॉर्मेशन, नो आयंस फॉर्मेशन, या एब्सेंस ऑफ आयंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, जनरली बोथ हैव कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ठीक है, किस वजह से? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होने का वजह से है कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है इनके बीच। दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इनको अगर आपको मेल्टिंग देना है, मतलब मेल्टेड फॉर्म में लेके आना है या कुछ भी इस तरह का टेम्परेचर देना है, तो बड़ी आराम से ये मेल्ट हो जाएंगे। तो इनका इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है, क्यों? इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन फोर्स है, मेनली आयंस का भी आता है कई बार कि आयनिक कंपाउंड का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है या हाई होता है। तो इस तरह कोवलेंट बॉन्डिंग का भी पूछ सकता है वो एज ए MCQ फॉर्म में कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है या हाई होता है, या दोनों हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शंस मान लो आपको दे दिए, तो यू विल मेंशन कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, रीजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज मैं रीजन के साथ बता रही हूँ। ठीक है, इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो कोवैलेंसी है कार्बन की, ठीक है, तो उसके बारे में बात करूंगी। कोवैलेंसी में कार्बन के बारे में अगर मैं बात करूं, कोवैलेंसी कैसे बनाएगा? नोमेनक्लेटर। नोमेनक्लेटर क्या है यहाँ पे? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोमेनक्लेटर, नोमेनक्लेटर किसे कहते हैं कि नोमेनक्लेटर हमें क्या प्रोवाइड करता है? IUPAC नेम। अब IUPAC क्या है? दैट इज इंटरनेशनल ऑफ प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हमें ये क्या प्रोवाइड करता है? नोमेनक्लेटर। अब नोमेनक्लेटर क्या है? इसमें 1 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर रहते हैं नोमेनक्लेटर में। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक जो नंबर हैं, नोमेनक्लेटर बताता है कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिस्क्लोज करता है। ये क्या डिस्क्लोज करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नोमेनक्लेटर। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए इसको बोला जाता है मेथ। ये है आपके पास एथ, दैट इज प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 7 इज हेप्ट, 8 इज ऑक्ट, 9 इज नन और 10 इज डेक। तो ये है नोमेनक्लेटर बेसिकली। ठीक है, अब इसी के साथ ही ये 10 नोमेनक्लेटर आप याद रख लीजिएगा। मतलब अगर आपके पास नेम आता है, उसने IUPAC नेम दे दिया, सपोज ये हमें IUPAC नेम देते हैं, मतलब प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC वो बोलेगा कि आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, तो स्ट्रक्चर में आपको IUPAC नेम बताना है, या फिर आपको एक IUPAC नेम दे दिया या फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना है या फॉर्मूला बताना है
ठीक है, तो कुछ भी कह सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहता है स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कार्बन जो है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या बनाता है? सिंगल सिंगल बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी नेम उठाएंगे अगर, तो क्या करेगा वो, मान लीजिए मैंने प्रॉप उठा लिया, हमने नंबर ले लिया प्रॉप, तो प्रॉप में कितने कार्बन है, कितने नंबर पे है 3, तो मैंने क्या ले लिए 3 कार्बन ले लिए, ठीक है। अब 3 कार्बन लेने का मतलब है कि कार्बन के पास तो टेट्रावैलेंट है कार्बन, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, बट कार्बन अगर टेट्रावैलेंट है तो इसके इर्द गिर्द तो 4 बॉन्ड बनने चाहिए भाई। तो 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे? 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें किसी और एलिमेंट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे कौन काम करेगा? हाइड्रोजन। कौन काम करेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। किस तरह से वो हम बात करते हैं अभी, तो ये मैं साथ में यूज करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए हम यूज करते हैं होमोलॉगस सीरीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब होमोलॉगस सीरीज की पे काम करेंगे जरा। होमोलॉगस सीरीज क्या है? बेसिकली होमोलॉगस सीरीज में कार्बन और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये 2 चीजें देती हैं हमें होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। सीरीज में क्या आ जाएगा आपको, ये जो इससे पहले बताए 1 से लेकर 10 तक नंबर, ये होमोलॉगस सीरीज बताते हैं। बट इसमें ये आपको मिथ, इथ, प्रॉप, ये नाम जो है सिर्फ कार्बन के एटम दे रहे हैं, बट इसके लिए हमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन के एटम भी लगाने हैं। वो कैसे लगाएंगे? लेट्स सी। इसमें मैं आपको 3 चीजें बता रही हूँ, दैट इज कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। बस मैंने बताया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स की सीरीज होती है, ठीक है, जिसको होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। 1 से 10 तक मैंने जो नंबर दिए। अब एल्केन, एल्कीन क्या है? एल्केन सिंगल बॉन्ड देता है, एल्कीन डबल बॉन्ड देता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड देता है, ठीक है। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, वो भी मैं नोट कर लेती हूँ। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अब यहाँ पे n क्या है? n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। n यहाँ पे क्या है आपके पास? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इसी के साथ ही आई विल कंटिन्यू विद द हाइड्रोजन। अब इसमें हाइड्रोजन नंबर आपको मिल जाएगा। अब मान के चलो कोई एग्जांपल ले लिया, मान के चलिए मैंने 4 ले लिया, कैसे? ब्यूट। अब ब्यूट ले लिया, अगर मान के चलो कि आपको एन, ये तीनों जो हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे कि ये तीनों चीज़ें मतलब एन, ईन और आइन, ठीक है, ये क्या बताएगा? इससे आपका नाम डिस्क्लोज होगा, हाइड्रोजन के नंबर डिस्क्लोज होंगे, ठीक है। किस तरह से? सपोज कि अगर आप में हाइड्रोजन के नंबर डिस्क्लोज कैसे करेंगे? मान लो ब्यूट लिया, ब्यूट क्या है? मतलब नंबर 4, तो कार्बन कितना है? नंबर 4, कार्बन आ गया। फर्स्ट की पे बात करते हैं एल्केन की, इसी के नीचे ही, ठीक है। तो कार्बन कितना है? 4, तो H कितना आ जाएगा? 2 × 4 + 2 कितना बन गया? C4, 2 4 द 8, 8 + 2 10, H10। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूटेन, ठीक है। तो ऐसे ही ब्यूट से पता चला कि कार्बन के 4 नंबर लेने हैं, एन से पता चला कि हाइड्रोजन कितना लेना है, जितना कार्बन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे +2, 2 ऐड करने हैं उसके ऊपर, ठीक है, 2 ऐड करने हैं उसके ऊपर। ऐसे ही एल्कीन की बात करें तो कार्बन कितना है? 4, और H कितना लेना है? 2 × n, मतलब 2 × 4, क्या बन गया? C4H8। अब इसमें क्या बनेगा? ये ब्यूट, क्योंकि कार्बन 4 है तो H कितना है? 8, मतलब डबल है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? ईन, ठीक है। ऐसे ही एल्काइन की बात करें अगर, एल्काइन में कार्बन कितना है? 4, H
जितना डबल, डबल से 2 कम, तो डबल कितना हुआ हमारे पास 8, 2 × 4 - 2, 8 में से 2 गए 6, तो ये आ गया हमारे पास ब्यूटाइन। ठीक है, तो तीनों एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। सॉरी, ये क्या है, दीज आर IUPAC नेम्स, ये IUPAC नेम्स हैं, एल्केन, एल्काइन, इल्कीन। ठीक है, तो ये 3 IUPAC नेम्स हैं। मेक इट श्योर इनके सिफिक्स ऐड करते हैं। ठीक है, सिफिक्स के तौर पर यूज किया जाता है ये एन, इन, आइन को। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, अगर आप याद रख सकते हो ठीक है, नहीं याद रख सकते तो जनरली याद रख लो कि एन में जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन उसके डबल में 2+ करना है, इन में जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका बिल्कुल एग्जैक्ट डबल होगा, आइन है जितने कार्बन है हाइड्रोजन के डबल में 2- करना है, पहले में प्लस करना है, दूसरे में बिल्कुल डबल करना है, तीसरे में माइनस करना है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर पे भी बात कर लेते हैं सपोज। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया हमारे पास, तो दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। ये हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज और ये हो गया IUPAC नेम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, चाहे आप IUPAC नेम दे रखा है, वो बोलेगा फॉर्मूला बताओ, फिर बोलेगा स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो इसी पे स्ट्रक्चर पे भी बात कर लेते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एन लिखा है तो दैट मीन्स सिंगल एटम, सिंगल बॉन्ड, सॉरी, इन लिखा है तो दैट मीन्स डबल बॉन्ड, आइन लिखा है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बस एक चीज याद रखिए स्ट्रक्चर बनाते हुए कि जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसमें कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड बनने जरूरी हैं। क्या चीज, 4 कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले ब्यूटेन की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाना है, ब्यूट से पता चल रहा है सी कितने हैं 4, आपने क्या किया, पहले 4 कार्बन ले लिए एक एक बॉन्ड लगाकर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, H10 है, सबसे पहले और आखिरी वाले सी के साथ H लगा लो। अब सब तरफ H लगा दिया हमने, टोटल कितने पूरे करने हैं 10, तो ये आपके पास क्या बन गया, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया। सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन। ठीक है, तो इसी बीच अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने बनाना है, ये था हमारे पास ब्यूटेन, अब मैंने बनाना है ब्यूटीन। ब्यूटीन इन है तो डबल बॉन्ड लगेगा ऑब्वियस। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए सी तो 4 ही है। ठीक है, कार्बन सेम रहेगा, ब्यूट से नाम क्लियर है कि सी आपके पास 4 ही रहेंगे। ठीक है, तो वो नहीं चेंज करना है आपको। तो कार्बन 4 हो गए, पहले साइड्स पे H लगाओ। अब क्या करो, अब कहीं पे भी एक ही बार लगाना है क्योंकि डबल बॉन्ड लगाना है, इन है नाम में तो इट विल डिस्क्लोज डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड आप कहीं पे भी लगा दो, मान लो मैंने यहाँ सेंटर में लगा दिया डबल बॉन्ड। तो जहाँ आपको डबल बॉन्ड लगाना है उसके पहले और आखिरी वाले सी में एक एक H लगाओगे। तो जहाँ आपने डबल बॉन्ड लगा दिया है उसको छोड़कर बाकी जगह तो H लगा दो। अब यहाँ पे एक एक H लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो वो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो डबल बॉन्ड लगाया तो वहाँ एक एक H कम कर दिया मैंने, क्यों, अब आप इसको काउंट करके, ये तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जो है बॉन्ड बना रहा है कार्बन अपने इर्द गिर्द। अब यहाँ भी देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4, पहला कार्बन पूरा, 1 2 3 4, दूसरा कार्बन भी पूरा। अब देखो यहाँ मैं अगर H लगा दूं फिर तो ये 5 हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड लगाना भी ज़रूरी है और 4 बॉन्ड बनाने भी ज़रूरी है कार्बन के पास। तो इस तरह से तीसरा भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, इसी वजह से यहाँ नहीं लगाया हमने। चौथा 1 2 3 4, तो ये है आपके पास ब्यूटीन। ठीक है, तो याद रखो कि जब आप डबल बॉन्ड लगा रहे हो उस डबल बॉन्ड में पहले और आखिरी वाले सी में, डबल बॉन्ड के पहले वाला सी और उसके बाद वाला सी, जहां भी लगा रहे हो, अगर आप यहाँ लगाते डबल बॉन्ड तो इन दोनों सी में एक एक H आता, यहाँ लगाते तो इन दोनों सी में एक एक H आता। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ लगाया है तो ये वाला दोनों के साइड वाले सी में एक एक H लगाओगे, काउंट करके देख लो। ब्यूटीन क्या था, C4H8, सी कितने हैं 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H कितने हो गए 8। तो
तो ये है हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसी बीच अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट ब्यूटाइन बना देते हैं, ठीक है। ब्यूटाइन जब आप बनाओगे तो ब्यूटाइन वाले केस में देखो हमारे पास है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन था हमारे पास C4H6, डबल से 2 कम, याद रखिएगा। C कितने हैं 4, H 4 to the 8, 8 - 2 6, ठीक है। तो ब्यूटाइन है, क्या लगाना है और हमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है इसमें। तो सेम पहला मेथड यही है कि कार्बन के चारों बॉन्ड लगा लीजिए, दूसरा H साइड पे लगाओगे, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। इस बार चलो हम यहाँ लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया है उसके पहले और दूसरे वाले C को छोड़कर बाकी जगह तुम HS लगा लो, लगा दिए मैंने, ठीक है। अब H काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देख लो, गिन लो, 4 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के कि नहीं। 1 2 3 4 बन रहे हैं भाई इसके, तो 1 2 3 4 इसके भी बन रहे हैं, 1 2 3 4 इसके भी बन रहे हैं, 1 2 3 4 इसके भी बन रहे हैं, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के। अब एक चीज़ और, जो इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बता दूंगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट, कि हमारी रिवीजन हो जाएगी ऐसे दोबारा क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन की बात करूंगी मैं इसके बाद। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are made up of carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन्स। तो इनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो ये है हाइड्रोकार्बन की डिफाइन है बेसिकली। तो ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर, अभी तक हमने CH ही किया है पूरे चैप्टर में, है ना, या कार्बन दिखाया तुम्हें या हाइड्रोजन दिखाया, दूसरा कोई एलिमेंट तो उठाया ही नहीं। तो इस केस में हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की ही बात होगी सिर्फ, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। These are of 2 types, कौन कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड कार्बन में सिर्फ एल्केन आता है, ये भी तो हाइड्रोकार्बन ही थे, एल्कीन, एल्कीन, अल्काइन, जितना हमने तीनों बनाया, तो ये भी तो हाइड्रोकार्बन है ना। तो हाइड्रोकार्बन है तो ये हमेशा क्या डिस्क्लोज करेंगे? सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे ही अनसैचुरेटेड में आ जाएगा हमारे पास एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों आ जाते हैं, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओके। अब अगर तुमने एक चीज़ नोटिस करी हो, इससे पहले मैंने तुम्हें बताया होमोलॉगस, इसमें मैं वापस आ रही हूँ ज़रा। होमोलॉगस क्या था? होमोलॉगस सीरीज मीन्स कि ऐसी सीरीज जो कि अपने कंपाउंड्स बनाती है कार्बन और हाइड्रोजन के, तो उस सीरीज में एक से दूसरे कंपाउंड तक जाते जाते हम देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। CH2 मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इन सब की सीरीज है, ठीक है। वापस इसी को लेके आ रही हूँ मैं। यहाँ पे हमने किया था ना ये नॉमेनक्लेटर, ये पूरी नॉमेनक्लेटर हमें हाइड्रोकार्बन की होमोलॉगस सीरीज देती है। अगर इसके साथ सबके साथ एन लगा दूं मैं तो ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज है, ईन लगा दूं तो ये मिथीन, इथीन, प्रोपीन, डबल बॉन्ड वाला, तो ये सारी एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज है। अगर एल्काइन लगा दूं तो ये सारी एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज है। आइन लगा दूं मतलब मिथाइन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है, टिल डेकाइन। तो ये क्या है? एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज है। तो इसमें आप एक चीज जरूर नोटिस करो, अगर
इसमें क्या है बेसिकली, इसमें आप कह सकते हो कि एक से दूसरे, जैसे सपोज मैं एल्कीन ले लेती हूँ यहाँ पे, एल्कीन की होमोलोगस सीरीज पे अगर मैं बात करूँ, पहला देता है हमारे पास मिथीन, ठीक है। मिथीन होता है एक कार्बन, नंबर 1 है, और हाइड्रोजन डबल। इथीन क्या देगा, इथीन है 2 कार्बन, हाइड्रोजन डबल। प्रोपीन क्या देगा, प्रोपीन देता है 3 कार्बन, हाइड्रोजन डबल। ब्यूटीन क्या देता है, ब्यूटेन देगा 4 कार्बन, हाइड्रोजन डबल। अब आप देख सकते हो एक से दूसरे में इन दोनों के बीच CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। कैन यू सी कि CH2 एक कार्बन कम है, 2 हाइड्रोजन कम है। ऐसे ही इसमें भी एक कार्बन कम है, 2 हाइड्रोजन कम है। सेम इन दोनों के बीच भी ये आपस में सब में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, इन सब में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। ये एल्कीन की बनाई है, ऐसे ही एल्केन की बना लो, एल्काइन की बना लो, तो ये होमोलॉगस सीरीज है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज बताएंगे होमोलॉगस सीरीज में। अगर मैं इसको आपको डिफाइन बताना चाहूँ, वो भी मैं लिख ही देती हूँ। होमोलॉगस सीरीज का डिफाइन सिंपल भाषा में, ठीक है। द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स कह लो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह लो, ठीक है। द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला with same functional group but increasing with CH2 ग्रुप। इंक्रीज कैसे करेगा, CH2 ग्रुप के पास। फंक्शनल ग्रुप मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, जो आपको 3 चीज़ें बताई मैंने यहाँ पे, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेसिकली, जिसमें डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड लगता है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप रहे आपके पास। तो इसी बीच अगर मैं बात कहूँ कि होमोलॉगस सीरीज में एक से दूसरे कार्बन कंपाउंड में जाने पर या हाइड्रोकार्बन में जाने पर आपको सिंगल कार्बन एटम और डबल हाइड्रोजन एटम, इन दोनों का डिफरेंस बनेगा। तो ये इंक्रीज कैसे करते जा रहे हैं, ठीक है। CH2 का फर्क है एक से दूसरे में, दैट इज होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अब इसके बाद ही नेक्स्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट बात करूंगी मैं फंक्शनल ग्रुप्स में मैंने आपको 3 बता दिए, ठीक है। वो इसलिए बताए क्योंकि नॉमेनक्लेचर क्लियर करना था इससे पहले। तो फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप। इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना या इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो फंक्शनल ग्रुप से ही आएगा, याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हैलोजन्स क्या है बेसिकली, इसको एक्स से, कैपिटल एक्स से डिनोट कर सकते हो तुम, ठीक है। हैलोजन में क्या आता है, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन लिखते कैसे हैं, इट डिस्क्लोज फ्लोरो एंड ब्रोमो, ये 3 चीज़ें आती हैं, क्लोरो, फ्लोरो एंड ब्रोमो। एक चीज़ याद रखो, प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करेंगे हम इसको हमेशा, ठीक है। प्रीफिक्स के तौर पर इसको हमेशा यूज़ करेंगे, मतलब ये पहले लगेगा नाम के, ठीक है। जब आप इसका IUPAC नेम लिख रहे हो नाम के, ठीक है, पहले लगेगा किसमें, IUPAC नेम में। एक चीज़ ध्यान रख लो, ठीक है। सिर्फ ये अकेला ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो पहले लगता है, बाकी जितने भी तुम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ोगे वो सारे सिफिक्स के तौर पर यूज होते हैं, मतलब नाम के पीछे डिस्क्लोज होते हैं उनके नाम, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल उठा लो, आपको होमोलॉगस सीरीज में से कुछ भी उठा लो आप, कुछ भी कैसे, जैसे सपोज मैंने इथेन ले लिया। एक चीज़, जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर, ठीक है, तो सब के सब ये वाले जो अलग से फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रही हूँ,
इसमें सिर्फ एल्केन से ही यूज़ होता है, ना इसमें एल्कीन लगता है ना इसमें एल्काइन यूज़ होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड यूज़ हो वो अलग बात है, बट जब आप उनको बना रहे हैं तो उसके लिए एन ही यूज़ होगा, एल्केन की ही पूरी सीरीज यूज़ होती है। ठीक है, अब इसमें इथेन होता है C2H4। तो मान लो इसमें से कुछ हैलोजन यूज़ करना है तो उसने नाम रख दिया इथेन था, तो मैं कह रही हूँ कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन बनाओ। अब तुम देख सकते हो इथेन बाद में रखा है, क्लोरो पहले, एक ही नाम है ये, क्लोरो पहले, क्या प्रीफिक्स, क्लोरो क्या है यहाँ पे, ये क्या है, हैलोजन है, एक्स से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स से डिनोट करेंगे, क्या है ये, हैलोजन है हमारे पास। ओके, तो इसमें क्लोरोइथेन बनाने के लिए क्या करोगे, Cl लगाना पड़ेगा, तो आप क्या करो, एक H कम करके दूसरे H की जगह Cl लगा दो, मतलब क्लोरोइथेन का फॉर्मूला बन गया तुम्हारे पास C2H3Cl। अब C2 लगा दिए, 3H लगा दिए, ठीक है, और एक क्या लगा लो, Cl लगा लो। अब इसमें डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी CH6 आता है, सॉरी, ठीक है, डबल प्लस 2 H6, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 5, तो H5 C2H5 लगा दिए, और 6th वाले H की जगह हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्लोरोइथेन। ऐसे ही यहाँ पे तुम Br भी लगा सकते हो, वो बन जाएगा ब्रोमोइथेन, F भी लगा सकते हो, वो बन जाएगा फ्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोब्यूटेन, कुछ भी टिल 10 तक। एक चीज़ ध्यान रखो कि इनमें आपको मेनली 6 तक आप याद रख लो, हेक्स तक, उससे ऊपर बहुत रेयर चांस होता है आए, तो 6 तक आप अच्छे से याद कर लो इनके नाम। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इतना आता है। ठीक है, इससे ऊपर से इतना ज़रूरत नहीं है आगे करने की। ओके, ये था हमारे पास फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप। अब सेकेंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अब सेकेंड फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, उसको मैं बोलूँगी एल्कोहल, एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब एल्कोहलिक ग्रुप में ये ऑब्वियस है कि एल्कोहलिक ग्रुप जो है वो ऑब्वियस कि वो सिफिक्स के तौर पर, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ हैलोजन प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ होता है IUPAC नाम लिखने के लिए, बाकी सब सिफिक्स के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप क्या है, एल्कोहल भी बोल सकते हो। इसका सिंबल है तुम्हारे पास OH। ठीक है, OH बॉन्ड लगाकर OH लगता है इसमें, और नाम के तौर पर, नाम में पीछे लग जाता है, जैसे हम क्लोरो वर्ड यूज़ कर रहे थे, इसके लिए OL लगता है, कैसे, सिफिक्स में, मतलब पीछे लगता है नाम के। ठीक है, पीछे लगता है नेम के। ओके, सिफिक्स का मतलब। अब कुछ भी ले लेते हैं, मान लो प्रोपेन ले लिया, आपको पहले ही बताया कि एल्केन की सीरीज यूज होनी है हमेशा। ठीक है, अब इसमें प्रोपेन ले लिया, तो प्रोपेन लिया मतलब C3H8, डबल से 2 ज़्यादा, तो C3H8 के लिए यहाँ पे मैंने क्या लगाना है, OH लगाना है, तो एक H इसका कम करो तो उसके साथ लगा दो OH, तो ये क्या बन जाएगा, इसको नाम को कहेंगे प्रोपेनल, OL, पीछे क्या लग जाएगा, OL, किस लिए, OH का। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यूज किया एल्कोहल, OL लग गया, तो स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा, 3 कार्बन बना लिए। ठीक है, सभी तरफ इसका सबसे मेन मतलब बेनिफिट पॉइंट ये है, इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाना पड़ता, सीधी सी बात, एक H हटाओ और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लगा दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोपेनल। ध्यान रखो, इसके तीसरा हम ना फंक्शनल ग्रुप करने लगे हैं, एल्डेहाइड बोलते हैं जिसको। ओके, तो ऐसे ही एल्डेहाइड जब करोगे, एल्डेहाइड में नाम के पीछे AL लगता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम है कि प्रोपेनल, AL भी हो सकता है, प्रोपेनॉल, नॉल तो वैसे साउंड नहीं करता, प्रोपेनल ही साउंड करता है, बट सेम लगते हैं। तो OL और AL ध्यान से देखिएगा, कई बार रिटर्न में भी ऐसे लिखा होता है कि हम पहचान नहीं पाते कि वो O है या A है, सो मेक इट श्योर। ठीक है, कि अल्कोहल है तो OL, अगर एल्डेहाइड है तो AL। अब ऐसे ही आगे चलते हैं एल्डेहाइड पे, एल्डेहाइड इज नंबर 3।
एल्डेहाइड ग्रुप। एल्डेहाइड ग्रुप, एल्डेहाइड ग्रुप ये होता है बॉन्ड CHO। अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो ये होता है CH और डबल बॉन्ड O। एक चीज़ ध्यान रखो, जिस फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड आ रहा है सो मेक इट श्योर कि वो डबल बॉन्ड जो है आपका मतलब O आ रहा है जिस फंक्शनल ग्रुप में, तो मेक श्योर कि उसमें डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड को हम H में काउंट करेंगे। ठीक है, H में काउंट करेंगे तो सीधी सी बात है तो उसमें कम हो जाएगा। सपोज अब मैंने यहाँ पे ब्यूटेन ले लिया। ब्यूटेन कितना होता है, कितना होता है बताओ भाई जल्दी। ब्यूटेन रहता है नंबर 4। ठीक है, तो नंबर 4 मतलब C4 और H10, C4 और H10। तो C4 है, H10 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक H लगा हुआ है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड के 2 H हो गए, एक ये वाला H हो गया, एक कार्बन हो गया। मतलब हमें इसको ऐड करने के लिए एक कार्बन कम करना है और 3 H कम करने हैं। ये बनेगा C3H7CHO। ये एल्डेहाइड बनेगा। नाम क्या बन गया इसका, ब्यूटेन था, ब्यूटेन से ये आ जाएगा ब्यूटेनल, AL। तो यहाँ है ब्यूटेनल, तो AL लगेगा एल्डेहाइड ग्रुप में, याद रखिए ब्यूटेनल में AL रहेगा। ठीक है, एल्डेहाइड आ रहा है C डबल बॉन्ड O और H और AL। ठीक है, तो इसी का अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास 3 कार्बन लगाओ आप पहले, टोटल 4 हैं। ठीक है, 3 कार्बन लगा लिए, 7 H लगा लिए, चारों तरफ ही आ जाएंगे, 7 काउंट करोगे आप पूरे तो। और अब CHO लगाना है। CHO कैसे लगाना है, इस रिप्रेजेंटेशन में एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और दूसरी जगह डबल बॉन्ड O। अब आप इसमें एक चीज़ और, जब आप फंक्शनल ग्रुप कर रहे हो देन यू ऑल्सो विल मेक श्योर कि हाँ आपके कार्बन के चारों तरफ टेट्रावैलेंसी पूरी होनी चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड वो पूरे करने चाहिए। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें इसी वजह से मैंने यहाँ पे H नहीं लगाया क्योंकि ये टेट्रावैलेंट इसको पूरा करना है। ठीक है, तो जहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो उसकी जगह आप डबल बॉन्ड की जगह 2 H कम करोगे फॉर्मूला में, एल्केन का जो भी फॉर्मूला आप ले रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 4th, दैट इज कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O, बस C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O से क्लियर है, एक C कम करेंगे 2 H कम करेंगे, तो C डबल बॉन्ड O और नाम में इसके लगता है ONE पीछे। तो मान लो हमने पेंट ले लिया, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन लिया है, पेंटेन क्या होता है, C5H12। तो हमने इसमें क्या करना है, एक कार्बन और डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन कम किया C4 हो गया और 2 हाइड्रोजन कम किए तो ये हो गया 10। तो साथ में क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये नाम क्या बनेगा, पेंटानन, ONE। लास्ट वाला E काट कर, मतलब एन है एल्केन का, लास्ट E सफिक्स एज ए कट कर कर पीछे उसके फंक्शनल ग्रुप ऐड करोगे सब में, सिर्फ एक हैलोजन को छोड़कर। ठीक है, हैलोजन में प्रीफिक्स ऐड होता है, बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप जो है वो एज ए सिफिक्स ऐड होते हैं। तो पेंटेन सबसे पहले तो 4, कितने हैं, 4 कार्बन है तुम्हारे पास, तो 10H यूज़ कर लीजिए। 10H 4 में तो बनेंगे नहीं, ये कितने आ गए, 9। ठीक है, तो 9H यूज़ कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक और C लगाओ, डबल बॉन्ड O लगाओ और एक H यहाँ लगाओ। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया पेंटानन। ठीक है, पेंटानन। तो इसी तरह से आप एक चीज़ नोटिस करो, यही इसी वजह से मैंने इकट्ठे ये दोनों लिखे हैं, कीटोनिक ग्रुप भी और एल्डेहाइड भी, इनका स्ट्रक्चर सेम बनता है ऑलमोस्ट, बट फ़र्क क्या है, फ़र्क यहाँ रहता है कि इसमें जो H है वो आपके ग्रुप के अंदर आता है, इसका H जो है वो ग्रुप के अंदर नहीं आता, ये सिर्फ C डबल बॉन्ड O डिस्क्लोज करता है, बट स्ट्रक्चर इनका सेम रहता है। अगर आप इसमें भी पेंटानल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो सेम बनेगा, बिल्कुल
इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नंबर डिफरेंस है, बट ये लास्ट वाला ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा इसमें केस में। तो अब लास्ट लेते हैं, लास्ट वन इज इसमें लास्ट बात कर रही हूँ मैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है इथानोइक एसिड का, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं बात करूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या डिस्क्लोज करता है, C डबल बॉन्ड OH, रिप्रेजेंट करोगे COH एंड डबल बॉन्ड O, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। नाम में क्या लगता है इसके, ओइक एसिड, एज ए सिफिक्स के तौर पर, ठीक है। तो ओइक एसिड, अब इसमें मान के चलिए इथानोइक एसिड, इथेन ही ले लेते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कर रही हूँ। इथेन होता है हमारे पास C2 और H6, तो इसमें एक कार्बन कम करोगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब 1 कार्बन कम करना है और 3 हाइड्रोजन कम करने हैं। तो ये क्या बन गया, इसके पास फिर COOH लग जाएगा, क्या बना टोटल, CH3COOH, क्या बन गया ये, इथानोइक एसिड, ठीक है, इथानोइक एसिड। तो C कितना है 1, C के इर्द गिर्द तुमने 3H लगा दिए। अब एक और C लगाओ, डबल बॉन्ड O लगाओ और यहाँ पे OH लगाओ, ठीक है। तो ये 3H लग गए हमारे पास और ये हमारे पास लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है हमारे पास, इथानोइक एसिड, ठीक है। तो अब इस तरह से मैंने आपको 5 फंक्शनल ग्रुप बताए हैं। मेक श्योर इन 5 फंक्शनल ग्रुप में स्ट्रक्चर दे रखा होगा, नाम पूछ लेता है, या नाम दे रखा होगा, फंक्शनल ग्रुप पूछ लेता है, फंक्शनल ग्रुप दे रखा होगा, वो रहेगा इसके ऊपर होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज कौन सी हुई, एल्केन की, ठीक है, सेकंड एल्कीन, थर्ड एल्काइन, ठीक है। तो फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज का 5th मेंबर बनाओ, किसमें, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के साथ, कीटोन के साथ। तो 5th मेंबर कौन सा हुआ फंक्शनल ग्रुप का, पेंटेन। पेंटेन के साथ मान लो अल्कोहल बना दिया तो बन जाएगा पेंटानल, ठीक है। तो 5 कार्बन के साथ हमने एक हाइड्रोजन वहां से हटाकर, पेंटेन होता है C5H12, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे, उसके साथ OH लगा दोगे तो आपके पास बन गया पेंटानल, ठीक है। तो किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, बस यू मस्ट क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब इसके अलावा मैं आपको और चीज़ बता रही हूँ जो दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में आता है इसमें। इससे पहले एक और चीज़, आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स having same molecular formula but different structures, मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मान लो कोई भी ले लो आप, किसी भी एक कंपाउंड को, किसी भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ उसको डिफाइन कर रहे हैं या अलग अलग फिनोमेना के साथ डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। तो आर कॉल्ड आइसोमर्स, इनको बोला जाता है आइसोमर्स, किसको, स्ट्रक्चर्स को। एंड दिस phenomenon is called आइसोमरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमरिज्म। तो ये फिनोमेना क्या है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, ठीक है। तो इसको आइसोमरिज्म बोला जाता है। किस तरह से, मान के चलो कोई भी ऐसा कंपाउंड है, उसको तुम अलग अलग स्ट्रक्चर से बना सकते हो, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। अब आइसोमर्स के साथ ही अगर मैं और बात करूं, एक और चीज़ है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है, द लॉन्ग चेन
structure of hydrocarbons, long chain structures of hydrocarbons is called कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है? एक कार्बन की प्रॉपर्टी है। आइसोमरिज्म भी एक कार्बन की प्रॉपर्टी थी, कैटेनेशन भी कार्बन की प्रॉपर्टी है। ये सारे कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन वाले स्ट्रक्चर्स ही ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कैटेनेशन का। सपोज मैंने कोई एक स्ट्रक्चर ले लिया, मान लो प्रोपेन ही ले लेते हैं। ठीक है, प्रोपेन क्या होता है? C3H8। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, 3 स्ट्रक्चर लिए, 3 कार्बन लिए सॉरी, और 8H लगा दिए। सिंपल है क्योंकि जो है 8H सिंगल बॉन्ड में ही लगाने हैं, तो चारों तरफ लग जाएंगे। लग गए। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको आपको लॉन्ग चेन फॉर्म बनाना है। आपने देखा होगा कि लॉन्ग चेन फॉर्मेशन में दे रखे होते हैं कंपाउंड नेम। ठीक है, कैसे बनाओगे? अब पहला C देखो, पहले C के साथ कितने H है? 1 2 3, तो आप इसको लिख दो CH3। ये वाला बॉन्ड जो है इसको एज इट इज लिख दो। दूसरा C, इसके साथ कितने H है? 1 और 2, बस इसके साथ लिख दो CH2। ये वाला बॉन्ड एज इट इज लगाओ। तीसरा C, इसके साथ कितने H है? 2, और चौथा जो सॉरी इसमें 1 2 3 3, तो ये क्या है? ये भी प्रोपेन है। तो ये भी क्या है? ये भी प्रोपेन है, बट ये लॉन्ग चेन है, ये कैटेनेशन फॉर्म है। इसको कैटेनेशन कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब इसी के साथ ही प्रोपेन ये बन गया, ये है हमारे पास कैटेनेशन। ओके, तो कैटेनेशन हो गया, आइसोमरिज्म हो गया, ये क्या है? कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ओके, चलिए अब स्ट्रक्चर हमने सब कर लिए। स्ट्रक्चर के बाद अब एक और चीज़ लेके आ रही हूँ मैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर्स किए हैं वैसे ही इथेन और इथानल और इथानोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इथानोइक एसिड, ओके, इथानोइक एसिड। ओके, इथानोइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस बता रही हूँ। ठीक है, रिएक्शंस पे काम करते हैं इथानोइक की। इथानोइक एसिड के कुछ रिएक्शंस हैं। इथानोइक एसिड कितना होता है? ये होता है CH3COOH। ओके, तो पहली रिएक्शन CH3COOH, इसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रही हूँ, तो ये क्या बनेगा? CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक आ जाएगा। ये क्या है? ये सोडियम सॉल्ट है। क्या है आपके पास? सोडियम सॉल्ट है। ओके, और साथ में क्या देगा? वाटर। इसको और क्या कहा जाता है? मेनली सोडियम इथानोएट। इथानोएट, ओके, ये सोडियम इथानोएट है। दूसरी रिएक्शन CH3COOH, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? Na2CO3। Na2CO3, Na2CO3 क्या है? ये मेटल कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास था एक बेस, ये हमारे पास था एक मेटल कार्बोनेट। तो आपने मेटल कार्बोनेट ऐड किया है, तो इस केस में ये बनेगा हमारे पास CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ पे 2 लगेगा। अगला है थर्ड रिएक्शन, अगेन इथानोइक एसिड प्लस ये क्या ऐड करेगा? NaHCO3। अब NaHCO3, Na2CO3, NaOH एसिड बेस चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा एज ए सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल या बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, सेम चीज़ है। देगा क्या रिएक्शन में? ये आपके पास ये फिर बना रहा है CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको तीनों रिएक्शंस अच्छे से याद कर लें। हमेशा ये आपको सोडियम इथानोएट प्रोवाइड कर रही हैं, दैट इज़ अ सोडियम सॉल्ट। ओके, ऐसे ही थोड़ा प्रीवियस चैप्टर को उठाऊँ अगर मैं, एसिड बेस आपने अगर किया हो, तो एसिड बेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, एसिड बेस में आपने पढ़ा है ये सारे क्या हैं? एसिड्स ही हैं। इथानोइक एसिड है, एसिड में आप बेस ऐड करोगे तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। एसिड में आप मेटल कार्बोनेट ऐड कर रहे हो तो सॉल्ट
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिड में आप मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर रहे हो, इट ऑल्सो गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड पे बात करूँ अगर, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी एसिड में, मतलब किसी सॉल्ट के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं, देन इट टर्न्स मिल्की। तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें और एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो इट डिसअपियर मिल्कीनेस, डिसअपियर कर देगा वो इसकी मिल्कीनेस को। तो ये 3 ध्यान रखिएगा, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये तुम एसिड बेस में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एसिड बेस में पढ़ चुके हैं, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि आप किसी एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हो तो वो मिल्की हो जाएगा। अगर आप और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हो, उसके मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट में बना है उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हो, अब इस टाइम यहाँ पे देखो ये मिल्कीनेस यूज़ कर रहा है, ये मिल्की हो चुका है, ठीक है। इसमें आप और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में ऐड करोगे तो इसका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। सो ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ इथानल के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बोला था इथानोइक एसिड और इथानल बहुत आते हैं, ये इथानोइक एसिड की रिएक्शंस थी। अब इथानल पे बात करती हूँ। इथानल क्या फॉर्मूला देता है, दैट इज CH3COOH, अभी हम कर चुके हैं, है ना। इथानल इज CH3CH2OH, ये इथानल है, या फिर इसको C2H5OH भी कहा जाता है, ठीक है। तो इथानल की प्रॉपर्टीज पे कुछ बात करूं तो इथानल या इथानोइक एसिड, इनमें इसके बारे में अगर आपसे वो पूछते हैं कि इनकी एप्लीकेशन या यूज़ बताओ, तो इनका बेसिक एप्लीकेशन है ये ईस्टर बनाने के काम आता है, ठीक है। तो ये ईस्टर बनाने के काम आता है। ईस्टर क्या है बेसिकली, ईस्टर क्या है, इट इज़ अ स्वीट स्मेलिंग एजेंट, स्वीट स्मेलिंग एजेंट कहो या सब्सटेंस कहो, यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, ओके, इनमें ये यूज़ किया जाता है। अब ईस्टरीफिकेशन की रिएक्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्टरीफिकेशन, ठीक है। ये कैसे होती है, आप इथानल और इथानोइक एसिड को ऐड करो, इथानल और इथानोइक एसिड को ऐड करोगे, इट विल गिव यू ईस्टर एंड वाटर, सिंपल, ठीक है। अब इथानल क्या होता है, दैट इज CH3CH2OH, अभी बताया मैंने ऊपर, ठीक है। और इथानोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अब ईस्टर क्या है हमारे पास, ईस्टर की अगर मैं बात करूं, ईस्टर फॉर्मेशन क्या देता है, ईस्टर है CH3CH2COOCH3 प्लस वाटर। अब इसमें आपको थोड़ा बेस सेट कर लेते हैं, ये CH3, ठीक है, CH2 एंड COO और CH3, ठीक है। तो ये क्या बच गया, मतलब ये सारा, इसमें मैं मार्क कर देती हूँ, ये सारा मिलकर आपको ईस्टर दे रहा है, ये और ये क्या बच गया पीछे आपके, H2O, ठीक है, H2O बच रहा है। तो ये आपके पास बच रहा है H2O, 2 ये बच गए और ये एक H, तो ये आपको रिएक्शन दे रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्टर का फॉर्मूला ही याद रख लीजिए आप, बनता कैसे है वही याद रख लो बेसिकली, तो पेपर में जो करने वाला है, ईस्टरीफिकेशन की रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये ईस्टरीफिकेशन की रिएक्शन है, दैट इज CH3CH2COOCH3, ठीक है, याद रह जाएगा, ओके। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इथानोइक और इथानल को ऐड करना है, ईस्टर दे रहा है और साथ में वाटर प्रोवाइड किया रहा है, तो ये क्या है आपके पास, ईस्टर, इसको हम ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है।
तो जब आप ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कर रहे हो तो ये मिला आपके पास। और एक चीज़ और, इसमें आप रिएक्टेंट में एसिड ऐड करोगे, ठीक है, कौन सा, वो भी मिनरल एसिड। ओके, मिनरल एसिड ऐसे कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है। एक चीज़ और ये रिएक्शन जो है आपकी ये रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल है तो इसको मैं ऐसे भी डाल सकती हूँ साइन, रिवर्सिबल का साइन हो गया। कैसे, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, ये भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सुना होगा, नहीं पढ़ा तो पहले चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्पोनिफिकेशन क्या है, स्पोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि ईस्टर में NaOH ऐड कर देते हैं, ठीक है, ईस्टर में NaOH ऐड कर देते हैं स्पोनिफिकेशन में। ईस्टर क्या था, CH3 CH2 COO CH3, इसमें क्या ऐड कर रहे हो, NaOH। क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ये आपको देगा CH3 COO Na। अब याद करो प्रीवियस रिएक्शन, कौन सी, इथानोइक की। अब ये हमारे पास क्या बना, ईस्टर में ये ऐड कर रहे हैं। अब ईस्टर है चाहे जैसा भी है तो एक तरह से इथानोइक एसिड वाली फॉर्म, COOH लग रहा है क्योंकि, ठीक है। तो सेम यही बात करूं तो इथानोइक एसिड में हमने बेस ऐड किया था तो क्या बना था, सोडियम सॉल्ट और वाटर। इसमें भी कुछ ऐसा ही केस है, इसमें आप ईस्टर में सोडियम ऐड करोगे तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो है COOCH, ठीक है, ये आपका अलग से COOCH3 ये दे रही है आपको। सिंपल है, जो प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास बन रहा है वो बन रहा है ये और ये, ठीक है। और रेस्ट क्या रह गया वो आप लिख लीजिए, प्लस क्या बचेगा आपके पास, CH3 CH2 एंड OH, ये क्या है आपके पास, इथानल, ठीक है। और इथानल है आपके पास ये, और बेसिकली और ये क्या है आपके पास, इथानल, और ये आपके पास क्या है, सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, ईस्टर में सिंपल मैंने बेस ऐड किया है, देन इट गिव सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, दैट इज सोडियम इथानोएट एंड इथानल। ये आपकी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है, स्पोनिफिकेशन। ओके, तो आगे बात करते हैं इन्हीं रिएक्शन के बेस के ऊपर। अगर तो इथानोइक एसिड की अगर बात करें, इथानोइक एसिड को, ठीक है, इथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, इथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, एसिटिक एसिड क्या है ये, इसका कॉमन नेम है ये बेसिकली, ठीक है। इथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहा जाता है। एक और चीज़, अगर आप एसिडिक एसिड को पानी में डालते हैं, मतलब वाटर में, इफ़ यू आर एडेड, इसके कुछ पॉइंट्स हैं आप नोट कर सकते हो, इफ़ यू आर एडेड 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, अगर आप 5 से 8% सोल्यूशन एसिडिक एसिड का अगर सिंपल पानी में ऐड कर रहे हो, देन यू विल गेट विनेगर। क्या मिलेगा आपको इससे, विनेगर, ठीक है। विनेगर यूज़ किस लिए किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल प्रिजर्वेटिव के तौर पर। अचार में हम विनेगर डालते हैं ना, सिरका, तो अचार में जो सिरका डाला जाता है उसको ही, वो विनेगर ही है बेसिकली। तो वो कैसे बना सकते हैं, नॉर्मली पानी में आप 5 से 8% एसिडिक एसिड ऐड करो तो आपका विनेगर तैयार है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहा जाता है, ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहा जाता है किसको, इथानोइक एसिड को ही कहा जाता है ग्लेशियल एसिडिक एसिड। किस पॉइंट पे, प्योर इथानोइक एसिड को, प्योर हो जो, प्योर कैसे पता चलेगा हमें, मतलब प्योर इथानोइक एसिड जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन रहता है, ठीक है, 290 केल्विन, या फिर आप कह लो 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये रहता है प्योर इथानोइक एसिड। तो उसको हम, सिंपल सी बात है, तो अगर आप देखो तो उसमें आप फ्रीज़ करोगे, ठीक है, कि अगर वो कई बार फ्रीज़ हो जाता है विंटर में,
कोल्ड क्लाइमेट्स में, ठीक है। तो इसलिए प्योर इथानोइक एसिड हो गया बेसिकली वो, इसलिए उसको ग्लेशियल कहा जाता है ड्यू टू फ्रीजीनेस, उसके फ्रीजीनेस की वजह से, दैट इज ग्लेशियल एसिडिक एसिड। अब इतना सारा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, 290 केल्विन, सॉरी 17 डिग्री सेल्सियस, कितना कम है मेल्टिंग पॉइंट, तो इसीलिए वो प्योर इथानोइक एसिड है, जिसको प्योर इथानोइक एसिड को ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो चाहे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं दीज आर वीक एसिड्स, दीज आर वीक एसिड्स देन HCl, HCl से भी वीक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ओके, क्लियर है। ये थे आपके पास इथानोइक एसिड के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ कह लो या कुछ करेक्टरिस्टिक्स कह लो इसके, ठीक है। तो आपको 2 रिएक्शंस बता रही हूँ मैं, उन दोनों रिएक्शंस में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और सैचुरेटेड कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे। मान लीजिए 2 रिएक्शंस हैं आपके पास, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन और दूसरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यूज होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से हुए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। और इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड, सब्स्टिट्यूशन के लिए सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। अब इसमें आप क्या करोगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मान लो मैंने इथेन ले लिया, इथेन क्या होता है, ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्मेशन में लूँ तो ये बनेगा हमारे पास इथेन। इसमें मैंने क्या करना है, एडिशन किसकी करनी है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है, हाइड्रोजन ऐड किया, देन कैटलिस्ट आप यूज़ करोगे निकल, ठीक है, और प्लैटिनम, ये 2 कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं इसमें। तो हाइड्रोजनेशन क्या है, इसी को हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक है, इसी को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है कि आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, देन दिस कंपाउंड विल गिव यू सैचुरेटेड कंपाउंड। किस तरह से, अब इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए ना, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन बन गए। ये क्या था, इथीन अनसैचुरेटेड, और ये क्या मिला तुम्हें, इथेन विच इज सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये था एडिशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन की भी बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास आ जाएगा, सपोज मैंने कोई इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड लेना है, मिथेन ले लेते हैं, जो कॉमन मतलब पूछा जाता है, वही मैं आपको बता रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मिथेन लिया है। मिथेन में इसमें सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हो, क्लोरीन ऐड करते हो, ठीक है, क्लोरीन ऐड किया, हमेशा क्लोरीन ऐड होगा, एडिशन में हमेशा हाइड्रोजन ऐड होगा, सब्स्टिट्यूशन में हमेशा क्लोरीन ऐड होगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कैटलिस्ट क्या यूज कर रहा है, सनलाइट। अब इसमें आप देखोगे कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्टिव कैसे करेगा वो, फिर वो अगर वो लेस रिएक्टिव हैं तो उस केस में उनको कंपेयर करने के लिए या फिर उनको मतलब फॉर्मेशन देने के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक आप H यहाँ से कम करोगे, एक Cl इसके पास प्लस HCl, दैट इट विल गिव यू, मतलब अब इसमें आप देखो CH4 था, Cl ऐड किया, एक Cl2 थे, एक Cl इस H के साथ चला गया, मतलब एक सब्स्टिट्यूट हुआ है, एक हाइड्रोजन की जगह एक Cl ले लिया, तो ये बन गया आपके पास क्लोरो, क्या था इसका नाम, दैट इज कॉल्ड क्लोरो मिथेन, क्योंकि है तो मिथेन ही ना, ठीक है, CH4 ये है, 4 को रिप्लेस करके हमने Cl लिया है, तो ये क्या बताएगा, हैलोजन बनाता है हमेशा इसमें, ठीक है, क्लोरो के ही हैलोजन्स बनाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थे आपके पास एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ जो हाइड्रोजनेशन की बात करी, हाइड्रोजनेशन कहाँ यूज़ होता है, कि हाइड्रोजनेशन होता है हमारे पास वेजिटेबल ऑयल के लिए सिंपली, ठीक है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन बनती है इसमें।
ओके। लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन बनेगी इन केस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो जब भी हमें वेजिटेबल ऑयल बनाया है तो सिंपल है, फैट और ऑयल की कंटेनिंग के लिए हम उसमें और हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें वेजिटेबल ऑयल मिलता है। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो हाइड्रोजनेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कंबस्शन। कंबस्शन मतलब जलना, बर्निंग। ठीक है, तो कंबस्शन के लिए क्या ज़रूरी है? सप्लाई ऑफ एयर। तो कंप्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन दो चीज़ें होती हैं। कंप्लीट कंबस्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कंप्लीट कंबस्शन हमें क्या देता है? इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। जब आप किसी चीज़ को जला रहे हो, कंबस्शन दे रहे हो, तो हमें ये तीन चीज़ें मिलेंगी। तो मान के चलो मैंने मीथेन लिया, मीथेन में ऑक्सीजन ऐड करी, देन इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ठीक है, तो ये हो गई कंबस्शन आपके पास। अब इस केस में आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। मान लो मैंने इथानल ले लिया, अब ये भी इथानल की एग्जांपल आएगी। इथानल क्या है? CH3CH2OH। इसमें आप ऑक्सीजन ऐड करो, अगेन इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। दैट इज कंप्लीट कंबस्शन। ठीक है, एक और चीज़ नोटिस कर लो यहाँ पे। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के केस में कंबस्शन बता रही हूँ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको हमेशा ही ब्लू फ्लेम देंगे। क्या देंगे? ब्लू फ्लेम। याद रख लीजिए, ब्लू फ्लेम क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड एल्केन यूज हो रहे हैं। और अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम देगा, येलो फ्लेम दे रहा है। कैसे? विद ब्लैक स्मोक। ब्लैक स्मोक के साथ येलो फ्लेम देगा। ठीक है, कौन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, एल्केन और एल्काइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमें येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक मिलेगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर हम ऐड कर रहे हैं कंबस्शन में तो हमें ब्लू फ्लेम मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज़, कैम्फर की बात करें, कैम्फर एंड नैप्थलीन। कैम्फर और नैप्थलीन क्या देंगे? ये भी येलो फ्लेम दे रहे हैं। कैम्फर और नैप्थलीन भी येलो फ्लेम देंगे। और बनेगा क्या? तो येलो फ्लेम क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। तो दैट मीन्स नैप्थलीन बॉल्स और कैम्फर क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसी बीच इनकम्प्लीट कंबस्शन की बात करूं अगर मैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करेगी? इनकम्प्लीट कंबस्शन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है, मतलब एयर जो है कम होती है। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हमें येलो फ्लेम मिलेगा। रिपीट, क्यों? अनसैचुरेटेड है तो कम है, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है। तो दैट मीन्स वो क्या देगा आपको? आपके पास प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेंगे? प्रोडक्ट देगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लैक सूट। हाँ, इसमें ये ब्लैक स्मोक को कहा जाता है सूट, SOOT। ब्लैक सूट कहा जाता है इसको, जिसको हम सूटी फ्लेम बोलते हैं। कार्बन फॉर्म होगी ये। ठीक है, क्या देगी हमें? सूटी फ्लेम्स। अब तुम इसमें एक बार फटाफट मैं बोल देती हूँ। इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है जब, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। तो जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो उस केस में हमारे पास जो कंबस्शन हो रही है येलो फ्लेम देगी। येलो फ्लेम के साथ हमेशा ही ब्लैक स्मोक निकलती है, जिसको हम सूटी फ्लेम्स बोलते हैं या ब्लैक सूट बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हाइड्रोजन देगा, प्लस सूटी फ्लेम देगा वो हमें। ठीक है, क्लियर है? ओके, आई होप देयर इज नो एनी डाउट अबाउट इट। ओके, अब लास्ट टॉपिक है आपका। लास्ट टॉपिक करके बस फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, ख़त्म करने के बाद फटाफट ये बता दूंगी किस किस से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन बताने हैं मुझे। ओके,
सॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉप क्या है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सोप के, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉप्स, सॉप साबुन की बात कर रहे हैं सिंपल। मॉलिक्यूल ऑफ सॉप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts of कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सॉप है, सिंपल, ठीक है। वो कह रहा है कि लॉन्ग चेन है, ठीक है, याद रखो लॉन्ग चेन बनाएगी ये हमेशा, सॉप की लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। तो लॉन्ग चेन में हमारे पास CH3 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 कितने आएंगे, नो काउंटेड, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आ जाते हैं, एंड में हमारे पास लगता है COONA, ओके। तो COONA, तो इसमें क्या है, Na पॉजिटिव, COO नेगेटिव। तो इसमें ये सारे क्या है, अब इसमें ये चीज़ जो है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या है ये, हाइड्रोफोबिक। अब ये अगर हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, ये आपके पास है हाइड्रोफोबिक, और इसी तरह ये आपके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब आपको एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी, ठीक है, इसमें आपके पास मिसले बनता है, लास्ट ईयर पेपर में आ चुका है मिसले, ठीक है, इसका डायग्राम आ चुका है, बहुत चांसेस रहते हैं इसके आने के। होता क्या है, जब मान के चलिए कोई भी कपड़ा गंदा हो गया, आप उसमें सॉप ऐड कर रहे हैं, मतलब उसको वॉश करने के लिए सर्फ साबुन कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखते हो कि उसमें कुछ जो है रह जाते हैं, जो मॉलिक्यूल उसमें सॉप के, तो वो सॉप के जो मॉलिक्यूल रह जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मिसले बनाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिसले। तो इसमें ये मिसले का फिगर है, डायग्राम है, ये आपके पास होती है टेल, ठीक है, और ये क्या है आपके पास, हेड। अब सिंपल है, हेड मतलब ये जिसके पास Na पॉजिटिव है, ये आपके पास COONA डिस्क्लोज करता है, हेड। और ये आपके पास, मतलब ये आपके पास हेड है और ये आपके पास टेल है, ठीक है। तो मैंने बताया हाइड्रोफोबिक क्या है, टेल क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि जो डरता है पानी से, तो टेल पानी में नहीं जाएगी, हेड पानी में जाएगा, जो कि हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो एक चीज और, 2 नंबर का था ये क्वेश्चन लास्ट ईयर, ठीक है। जब लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें टेल में आपके पास, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना होता है, आयंस जरूर लिखना, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वर्ड ये जरूर लिखना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑयल की अगर बात करूं, तो ऑयल जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादातर जितना भी डर्ट होता है वो ऑयल के साथ रह जाता है, तो इसलिए टेल जो है वो ऑयल के साथ स्टिक हो जाती है, जो वो पानी में जाती ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ऑयल जो है, क्योंकि वो पानी और ऑयल मिक्स नहीं होते आपस में, तो उनको जब मिक्स करोगे आप, तो आप देख सकते हो, तो वो एक तरह से उसको खींचेगा, ठीक है, टेल की हेल्प से। तो जब वो उसको खींचता है, तो जिसकी वजह से ऑयल के साथ साथ, मतलब डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स या जो भी स्टेन होता है कपड़े पे जब हम उसको वॉश कर रहे हैं, तो वो बाहर निकल जाता है। सो दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ सोप इन द सेंस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक तो फॉर्मूला और ये मिसले का डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है बेसिक, ओके। तो इसी के साथ ही मिसले का पूरा डायग्राम हो गया, ठीक है। पूरा ऑयल जो है भी इसके अंदर पूरी ट्रैप होती है, ऑयल ट्रैप होती है इसके अंदर पूरी, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो जब आप डायग्राम बना रहे हैं, तो ऑयल डर्ट याद रखिएगा, वो एक्वस में होती है, वॉश्ड अवे द वाटर रेसिंग, वाटर इंजिंग को सारा वो मतलब बाहर निकाल देती है बेसिकली। बस इतना याद रखो, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, टेल उसमें एंटर नहीं करेगी, ठीक है। जब भी आप ऑयल डर्ट पे, जब आप सॉप अप्लाई कर रहे हो, तो वो मिसले फॉर्मेशन शो करने लगता है, मतलब सॉप के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, उनको हम मिसले बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये था हमारे पास सॉप फॉर्मेशन। सॉप फॉर्मेशन भी ऐसे ही है,
ठीक है, कि मिसले बनता है, टोटल जो है उनकी कलेक्शन हो जाती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स की, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की, लाइक CH3 इस तरह से 15 से 17 ये कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था सोप फॉर्मेशन। सो आई होप ये सब कुछ आपके पास क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिए, ठीक है, एक चीज़ और आपको बतानी है जिसमें आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लास्ट जो रहता था, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जरूर पढ़िएगा, ओके, फंक्शनल ग्रुप्स ज़रूर पढ़ने हैं, उनके स्ट्रक्चर आते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है। इसके अलावा इथानल प्लस इथानोइक एसिड आता है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज, ईस्ट्रिफिकेशन, ये सब कुछ आ जाएगा। इसी में से ही आपका 5 से 7 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, 5 से 7 मार्क्स इसी में ही कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इसके अलावा नोमेनक्लेटर हो गया, ठीक है, नोमेनक्लेटर आप पढ़ोगे तभी फंक्शनल ग्रुप आगे यूज़ कर पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स पता होना चाहिए। एलोट्रोप्स, सॉरी मैंने एलोट्रोप्स आपसे डिस्कस नहीं किए। एलोट्रोप्स क्या है? सिंपल कार्बन से बने हुई जो चीज़ें होती हैं वो एलोट्रोप्स है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फलरन। बकमिस्टर फलरन, बकमिस्टर फलरन क्या है? इसको हम C60 से भी नाम से भी जानते हैं, बॉल शेप्ड होता है ये, ठीक है। अब तीनों का यूज़ बता देती हूँ। ज्वेलरी में यूज़ होता है ये, और कटिंग टूल के तौर पर यूज़ होता है, कटिंग टूल के तौर पर यूज़ होता है। ग्रेफाइट क्या है? इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोड्स सेल्स बनते हैं जो, ग्रेफाइट। इसके अलावा बकमिस्टर फलरेंस कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक बनाता है, ठीक है, मेकअप वगैरह में जो आपके फाउंडेशन, कंसीलर्स, ये सब कुछ होते हैं, तो वो टाइप का कॉस्मेटिक। एंड परफ्यूम्स में इत्र वगैरह आ जाएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, उनकी वो परफ्यूम्स आएंगे उसमें, ठीक है। बकमिस्टर फलरन को C60 के नाम से जाना जाता है। क्यों? एक बॉल शेप स्ट्रक्चर है जिसमें 60 कार्बन के एटम आपस में जुड़े होते हैं, तो ये क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी, ये भी एक कार्बन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में मिस कर दिया था मैंने, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओके, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इनको नहीं मिस करना। एक सॉप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5 हैं आपके पास इम्पॉर्टेंट टर्म, ये आप अच्छे से कर लोगे तो आपका इस चैप्टर में काफ़ी नंबर जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इथानॉल और इथानोइक एसिड में ईस्ट्रिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन दोनों आ जाएंगे भाई, ठीक है। ईस्ट्रिफिकेशन भी इसी में ही आ जाएगा, ईस्ट्रिफिकेशन और इनकी एक्शन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन एक्शन, वो भी इसी में आ जाएगा। मतलब 5 से 7 नंबर तो इसी का क्लियर है, सिंपल इसका, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना हुआ आपको समझ आ गया होगा, नहीं हुआ तो रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जैसे ही अपलोड करते हैं तो साथ के साथ आई होप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर शुरू कर देंगे। तो 1 शॉट में आपको पूरा कार्बन कंपाउंड बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं अगर आपको कार्बन कंपाउंड में आपको नंबर चाहिए, ठीक है। तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। अभी 3 दिन और हैं हमारे पास, ठीक है, 17, 18, 19। तो 3 दिन में और भी कुछ टॉपिक्स प्लस ऐसे ही आपको चैप्टर्स। लास्ट डे मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूँ, सिर्फ ऐसे लास्ट डे सिर्फ क्वेश्चंस पे काम करेंगे हम। 2 दिन ये है चैप्टर और टॉपिक्स कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लास्ट डे 19 को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे काम करेंगे, ठीक है। तो लास्ट डे तक टच में बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, टर्न ऑन नोटिफिकेशन, ताकि आपको कंटेंट और वीडियोस टाइम बाय टाइम मिल सके और आप उसको यूटिलाइज कर सकें अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो गुड लक फॉर प्रिपेयरिंग, keep in touch, subscribe, like and share to the friends and classmates so that they can do well. Okay, so keep preparing and bye bye, see you soon.